नमस्कार, मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग नौवीं की सहायक पुस्तिका कृतिका में रचित अध्याय 2 रीढ़ की हड्डी पढ़ाने वाली हूँ, जो एक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। एकांकी को पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानना अति आवश्यक है। अब मैं आप लोगों को जगदीश चंद्र माथुर जी का लेखक परिचय बताती हूँ। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। उनका बचपन में नाटकों का निर्देशन आगे चलकर काम आया और यह नाटकों के सृजन में परिणत हो गए। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक, सामाजिक व कुछ अन्य व्यंग प्रधान एकांकियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, जो बहुत चर्चित भी हुई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा जो एक नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह, और उसी में एकांकी में इन्होंने एक रीढ़ की हड्डी भी लिखा है, जिसमें इन्होंने नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी ढंग से चित्रण किया है और उन्होंने उमा नाम की एक लड़की के माध्यम से समाज में एक संदेश देने की कोशिश किए हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा जो बीए पास चरित्रवान लड़की है, उसका चेहरा आकर्षक पर आंखों पर चश्मा होता है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं, प्रेमा उमा की माताजी, रतन एक नौकर है, शंकर लड़का जो उमा को देखने आने वाला है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी जो पेशे से एक वकील भी है। वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियाँ पूर्णतया दूर नहीं हो सकी हैं। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष वर्ग उसे हीन ही समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आंके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना इसका उद्देश्य है। रीढ़ की हड्डी नाटक का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया था। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक होता है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है व समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना व वहाँ पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात थी। एक लड़की ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है। तो अब हम बच्चों इस नाटक को विस्तार से पढ़ेंगे। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दबा है, यानी प्रेमा को वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से उमा को समझा बुझाकर राजी करो। शंकर अपने पिता
गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने आता है। बाबू रामस्वरूप आवश्यक शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के बीच में बाबू रामस्वरूप शंकर से उसकी शिक्षा के संबंध में पूछते हैं। शंकर कहता है कि उसे पढ़ाई समाप्त करने में वैसे तो 2 साल बाकी है, लेकिन कम से कम 2 साल का मार्जिन भी चाहिए, क्योंकि वह फेल भी हो सकता है। नाश्ता समाप्त करने के पश्चात बाबू गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। नाश्ता समाप्त होने पर बाबू रामस्वरूप पान लाने को आवाज़ देते हैं। सादे कपड़ों में पान की तस्तरी लिए उमा आती है और तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा सोने के फ्रेम वाला चश्मा देख पिता पुत्र दोनों चौंक जाते हैं। रामस्वरूप उनकी मनसा जान बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने से प्रभावित हो रही थी, इसीलिए कुछ दिन के लिए इसे चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई के कारण तो यह चश्मा नहीं लगा है। फिर उमा से गाने बजाने के बारे में पूछते हैं तो उमा सितार उठा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई भजन सुनाती है। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती है और वह गाना गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी भी देते हैं और इनाम वगैरह जीतने की बात भी करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। गोपाल प्रसाद के यह कहने पर कि उमा को भी बोलना चाहिए, उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। वह आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? उमा गोपाल प्रसाद को कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती तो जैसे नहीं होती। आप जो इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और उन्हें वहाँ से कैसे भगाया गया था। गोपाल प्रसाद को यह भी पता लग जाता है कि उमा बीए पास है। वे गुस्से में उठ जाते हैं और उमा के पिता से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मैट्रिक पास बतलाकर धोखा दिया है। इतना कहकर वे शंकर से चलने को कहते हैं। उमा उन पर व्यंग करती हुई कहती है, उमा कहती है, जी हाँ जाइए, लेकिन अब जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद बेबसी का क्रोध लेकर चले जाते हैं। उमा की खरी खरी बातों के प्रहार से शंकर भी रुआंसा सा चेहरा लेकर चल देता है। उमा शांत हो जाती है और उसके पिता धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा की हंसी जाती रहती है, उसकी सिसकियां बंध जाती है। इसी समय नौकर रतन मक्खन लेकर आता है, जैसे वह अंत में मक्खन लगाने आया हो। यही कथानक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।